मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी की। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा मलिक मोहम्मद जायसी का हिंदी साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। उत्तर है, मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा अथवा सूफी संत परंपरा में अपना विशेष स्थान रखते हैं। जायसी जी के जन्म के बारे में आज तक विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। सभी विद्वानों के मतों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इनका जन्म संवत 1550 के लगभग और मृत्यु संवत 1600 के करीब हुई थी। जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक शब्द एक उपाधि का परिचायक है जो संभवतः उन्हें वंश परंपरा से प्राप्त हुई थी। परंपरा के अनुसार आप अरब से आए मुसलमान थे, भारतीय नहीं, किंतु जायस जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में आकर बस गए थे, अतः उनको जायसी कहा जाने लगा। जायसी ने स्वयं लिखा है, जायस नगर मोर अस्थानु, नगर के नाम आदि उद्यानु। जायसी अपने बाल्यकाल में ही अपने माता पिता से विमुक्त हो गए। उनका विवाह भी हुआ था। उनके पुत्रों की एक दुर्घटना में मकान की दीवार के नीचे दबकर मर जाने की दंतकथा प्रसिद्ध है। तब विरक्त होकर जायसी अपना अधिकांश समय साधु संतों की संगति में बिताने लगे। कहा जाता है कि उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत मुबारक शाह बोदले ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर एक दूसरे संत शेख मोहिउद्दीन भी जायसी के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अंततः साक्ष्य सामग्री के अनुसार जायसी एक आंख से काने थे, मुंह पर चेचक के दाग थे। कहते हैं कि एक बार शेर शाह सूरी इनकी कुरूपता को देखकर हंस पड़े थे। तब जायसी ने तुरंत कहा, मुही को हंसाती की कुम्हार ही, अर्थात मुझ पर नहीं, उस कुम्हार यानी कि खुदा पर हंसो जिसने मुझे बनाया है। यह सुन शेर शाह सूरी शर्मिंदा भी हुए और जायसी से क्षमा याचना भी की। जायसी अपने जीवन के अधिकांश भाग में अमेठी के राजा के आश्रय में रहे। वहीं उनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी संवत 1600 के आसपास हुई। आज भी उनकी कब्र वहीं विद्यमान है। रचनाओं की बात करें तो कुछ विद्वान जायसी की रचनाओं की संख्या 20-21 के करीब मानते हैं, परंतु केवल 6 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना जाता है जो अग्रलिखित हैं। 1 अखरावट, 2 आखिरी कलाम, 3 मसलनामा, 4 कहरनामा, 5 चित्रलेखा तथा 6 पद्मावत। इनमें पद्मावत हिंदी साहित्य का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य माना जाता है। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, जिसे आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपनाया। पद्मावत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसका अनुवाद बंगला, उर्दू, फारसी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में भी हो चुका है। काव्यगत विशेषताएं। जायसी के काव्य में हम निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, हिंदू मुस्लिम एकता। मुसलमानों का शासन स्थायी हो जाने के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों में आपसी वैमनस्य को भंग करने का प्रयास संत कवियों ने आरंभ किया। उसे सूफी मुसलमान फकीरों ने पूरा किया। इन मुसलमान फकीरों यानी कि संतों ने अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया। जायसी जैसे अनेक सूफी संत प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां हिंदुओं के घरों की थी, जिसे उन्होंने मुस्लिम शैली के अनुसार आम लोगों के सामने रखा। पद्मावत में जायसी ने हिंदुओं और मुसलमान दोनों जातियों के तत्वों का सहारा लिया है। इस प्रकार यह ग्रंथ इन जातियों के आपसी वैमनस्य को दूर कर उन्हें एक दूसरे के निकट करने में समर्थ हुआ। जायसी स्वयं कहते हैं, बिरछी एक लगी दुई डारा,
इक ही ते नामा परकारा, मातु कई रकत पिता के बिंदु, उपजाऊ दुवै तुरक और हिंदू। संत कवियों की शुष्क साधना यानी कि ज्ञान मार्ग से जो बात संभव ना हो सकी, जायसी के प्रेम मार्गी ने उसे सरलता से पूरा कर दिया। नंबर 2, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। जायसी ने पद्मावत में राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की प्रेम कहानी को आधार बनाकर सूफी मत की पारमार्थिक साधना का प्रचार किया। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है। आत्मा पति है तो ईश्वर पत्नी। जिस प्रकार लौकिक संसार में पति अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, उसी प्रकार आत्मा रूपी पति परमात्मा रूपी पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधना करता है। मिलन के मार्ग में शैतान अनेक बाधाएं खड़ी करता है। गुरु की सहायता से आत्मा रूपी पति इन बाधाओं को पार करने में सफल होता है। सूफी सिद्धांतों के अनुसार भी इश्क हकीकी को प्राप्त करने के लिए इश्क मजाजी की सीढ़ी को पार करना पड़ता है। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर के बनाए बंदों से प्यार नहीं करता, वह ईश्वर से प्यार करने का अधिकारी नहीं है। याद कीजिए, आपने बचपन में एक अंग्रेजी कविता में अबू बिन आदम की ऐसी ही कहानी पढ़ी होगी। जायसी ने पद्मावत के अंत में तन चित्त उर मन राजा किन्हा आदि कहकर लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। नंबर 3, श्रृंगार वर्णन। रति भाव से परिपुष्ट श्रृंगार रस ही पद्मावत का अंगिरस है, जिसके दोनों पक्षों संयोग और वियोग का मनोहारी और रमणीय वर्णन कवि ने किया है। इसमें नंबर 1 देखिए क्या है। संयोग वर्णन। जायसी के संयोग में हमें श्रृंगार के अनुभवों और संचारी भावों की योजना तो देखने को ना मिलेगी, परंतु श्रृंगार के आधारभूत आलंबन यानी कि नायिका का चित्रण, प्रेमाश्रय यानी कि नायक का वर्णन और संयोग की नाना अनुभूतियों की नितांत भाव प्रवण और रसात्मक व्यंजना अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई है। अगर लिखित पंक्तियाँ जायसी के आलंबन चित्रण कौशल का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिसमें कवि ने यौवन के भार से झुकी किशोरी पद्मावती के अंग प्रत्यंग का ललित रमणीक सजीव और मनमोहक वर्णन प्रस्तुत किया है। जग बेधा तेहि अंग सुवासा, भंवर आई लुब्धई चहुपासा। बेनी नाग मलय गिरी पैठी, ससी माथे दुइज हुई बैठी। भौं धनुष साधे सर फेरे, नयन कुरंग भूली जनु हेरई। नासिक कीर कंवल मुख सोहा, पद्मिनी रूप देखी जगमोहा। मानिक अधर दसन जनु हीरा, हिय हूल सह कुछ कनक गंभीरा। जायसीकृत पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड तथा पद्मावती रत्न सेन भेंट खंड में संयोग वर्णन उत्कृष्ट कोटि का हुआ है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि पद्मावत में संयोग के जो चित्र दिए गए हैं उनमें सामान्य रूप से मानसिक और भावनात्मक पक्ष की प्रधानता है। नंबर 2, वियोग वर्णन। जायसी ने वियोग पक्ष की अत्यंत मार्मिक अनुभूति पद्मावत में प्रस्तुत की है। यूँ तो कवि ने नागमती और पद्मावती दोनों का वियोग वर्णन प्रस्तुत किया है, किंतु नागमती का वियोग वर्णन तो बेजोड़ है, जो हिंदी साहित्य में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। जायसी ने नागमती की जिस परिस्थिति का चित्रण किया है उसकी एक दारुण पृष्ठभूमि भी उन्होंने दी है। नागमती का पति राजा रत्नसेन तोते के मुख से दूसरी स्त्री के सौंदर्य की बात सुनकर 7 समुंदर पार सिन्हल द्वीप में उसे प्राप्त करने के लिए राजपाट घर बार सब कुछ छोड़कर योगी बनकर चला गया। लेकिन नागमती की गोद सूनी है। नागमती की इस दारुण स्थिति का चित्र कवि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत करता है। सुआ काल होई लईगा पीयू, पीयू नहीं जात जात वर जियू। थमई नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। जायसी ने नागमती के विरह में सामान्य है हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी
भावना की व्यंजना की है। इस भावना में कवि ने मनुष्य और पशु पक्षी को एक सूत्र में पिरोकर देखा है। रानी नागमती पक्षियों से अपनी विरह व्यथा कहती फिरती हैं, वृक्षों के नीचे रात रात भर रोती रहती हैं। इस तरह जायसी ने मनुष्य के हृदय में पशु पक्षियों से सहानुभूति प्राप्त करने की संभावना के साथ साथ पक्षियों के हृदय में भी सहानुभूति का संचार किया है। जैसे निम्नलिखित पंक्तियों में, फिरी फिर रोव कोई नहीं डोला, आधी राती विहंगम बोला, तू फिरी फिर दाहे सब पांखी, के ही दुख रैनी ना लावासी आंखी। जायसी ने विरह वर्णन के अंतर्गत विरहजन्य क्रयशता का भी स्वाभाविक चित्रण किया है। उनकी अत्यायुक्तियों में भी गंभीरता नजर आती है। उदाहरण स्वरूप उग्र लिखित पंक्तियां देखी जा सकती हैं। दही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मांसू रही नहीं देहा, रकत न रहा विरह तन जरा, रति रति होई नैन है ढरा। अथवा हाड़ भये सब किंगरी, नसई भई सब तांती, रोंव रोंव ते धूनी उठे, कहो विथा के ही भांति। जायसी ने एक स्थान पर पद्मावती की कृशता का भी करुण चित्र प्रस्तुत किया है। कंवल सूख पंखुरी बेहरानी, गली गली कई मिली छार हिरानी। नागमती के विरह वर्णन का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी प्रसंग वह 12 मासा है, जिसमें जायसी ने क्रम से 12 महीनों में नागमती की वियोग व्यथा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम निसंकोच कह सकते हैं कि जायसी ने विरह वर्णन में अपनी प्रतिभा और रस प्रवणता का पूर्ण परिचय दिया है। अब नंबर 4 आता है रहस्यवाद। जायसी सूफी संप्रदाय से थे, जिसमें ईश्वर की कल्पना प्रेम के रूप में की जाती है। प्रेम के द्वारा साधक परम सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करता है और अंत में उसी में लीन होकर परमानंद को प्राप्त करता है। जायसी के काव्य में वर्णित इसी भावना को रहस्यवाद कहा जाता है। किंतु भारतीय परिवेश अपनाने के कारण उनके रहस्यवाद पर भारतीय अद्वैतवाद का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। पद्मावत में इस परमानंद की अनुभूति के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। यथा हीरामन तोते के मुंह से पद्मावती का नख शिख वर्णन सुनकर राजा रत्नसेन मूर्छित हो जाता है। इस मूर्छित अवस्था में उसे मिलन की आनंदमयी अनुभूति होती है। मूर्छा भंग होने पर राजा रोने लगता है, जैसे आत्मा पुनः मृत्यु लोक में आने पर रोने लगती है। जब भा चेत उठा वैरागा, बौर जनऊ सौ उठी जागा, आवत जग बालक जस रोआ, उठा रोई हा ज्ञान सो खोआ, हो तो आहा अमरपुर जहाँ, इहा मरणपुर आहिहु कहाँ। जायसी ने प्रकृति के बीच ईश्वरीय सत्ता के रहस्यमय आभास का बड़ा मर्म स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। रवि शशि नखत दीप ही आही ज्योति, रतन पदारथ मानक मोती, जह जह बिहंसी सुबह वही हंसी, तह तह छिटकी ज्योति परगसी। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर समीर, हंसत जो देखा हाँ सभा, दसन ज्योति नगहीर। नंबर 5, इतिहास और कल्पना का मिश्रण। जायसी ने पद्मावत में इतिहास और कल्पना का बेहद सुंदर समन्वय किया है। इतिहास में हमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई और रानी पद्मनी की आकृति दर्पण में देखने आदि की घटनाएं ही मिलती हैं। इसके अलावा जायसी ने राजस्थान और पंजाब की लोक कथाओं को आधार बनाकर तथा अनेक काल्पनिक घटनाओं का समावेश कर पद्मावत की रचना की। इसके लिए जायसी ने अनेक कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग किया है। नंबर 6, भाषा, छंद और अलंकार। जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। यद्यपि उनकी भाषा तुलसीदास की भाषा के समान साहित्यिक एवं पांड्यपूर्ण नहीं है, फिर भी अपनी स्वाभाविकता, सरलता तथा प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से ओतप्रोत है। जायसी ने दोहा
चौपाई छंद का प्रयोग किया और लगभग सभी सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने इस शैली को अपनाया। पद्मावत में कवि ने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इस शैली में सारी कथा एक ही छंद में कही जाती है। जायसी से पूर्व भारतीय साहित्य में यह परंपरा नहीं मिलती। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि जायसी भक्तिकालीन प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनके काव्य में प्रेम, अभिव्यंजना, प्रबंध कुशलता, रहस्य भावना, विरह वर्णन तथा अभिव्यंजना कौशल आदि गुण होने के कारण इन्हें हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माना जाता है। अगली वीडियो में हम आपको सूरदास और उनके काव्य की विशेषताओं के विषय में बताएंगे। यदि आपका कोई भी प्रश्न है या आप किसी और विषय पर कुछ भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं और आपके ज्ञान के अनुरूप, आपकी रुचि के अनुरूप वीडियो प्रोवाइड की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।